हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, सचिवालय सहायक भर्ती का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेक्शन चलीसा मीन्स 40 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, यह 40 क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या क्या, 10 क्वेश्चन आपको मैथ को मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा। रीजनिंग 10 के जगह रीजनिंग आपको 5 कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लोग बना लेते हैं और उस 5 रीजनिंग के जगह पे करंट अफेयर और स्टैटिक का क्वेश्चन डाला गया है और इम्पॉर्टेंट जीके जीएस जो है 10 रहेगा। इट मीन्स टोटल मिला के आपको 40 क्वेश्चन का यह सीरीज़ जो है मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेगा। तो जिस भी विद्यार्थी का सपना है कि मैं एएसओ बनूं, मैंने टाइटल ही दे दिखा है क्या कि मिशन 100 एएसओ, मतलब आप मेरे पेड कोर्सेज से, यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी हेल्प लेके कम से कम आप अपनी सफलता को एक नया आयाम देने का प्रयास करें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। नाम है सीरीज का सिलेक्शन चालीसा। ठीक है, यानी इस 40 क्वेश्चन से क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन तय हो जाए। ठीक है, और यह कब से कब तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलता है 40 क्वेश्चन का सीरीज़। सैटरडे और संडे क्या है, फुल लेंथ टेस्ट चलता है, उसका चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पहला सवाल है, अभी स्टार्टिंग का 10 हम लोग मैथ करेंगे। कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी आई है। ठीक है, और इसलिए एक व्यक्ति समान खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो यदि व्यय कितना है, 5400 रुपया है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है, अब ऐसे सवाल को हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, यह आपका एक्सपेंडिचर से है। मान लिया जाए कि हम एक्सपेंडिचर को व्यक्त कैसे करते हैं, तो ई बराबर होता है पी गुने क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो ई से मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, पी से मेरा प्राइस हो गया और क्यू से मेरा क्या हो गया, क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5400 जो मेरा व्यय है वो क्या है, हमेशा समान रह रहा है कि पैसा भी घट गया तब भी आपको सामान कितना में खरीदना है, 5400 में ही खरीदना है। अगर पैसा बढ़ भी जाता तो 5400 में ही खरीदता। तो इसमें कहने का मतलब कि यह जो आपका व्यय है वो क्या है, हमेशा कंडीशन में बराबर है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला डेवलप है। ठीक है, जैसे कि P1, ठीक है, प्राइस 1 और क्या, क्वांटिटी 1 बराबर क्या हो जाता है, प्राइस 2 और क्या हो जाता है, क्वांटिटी 2। कहने का मतलब कि एक जो आपका प्राइस हुआ घटने से पहले और उसमें जो आपको सामान मिल रहा था क्वांटिटी, वो एक आपका हुआ कि प्राइस घटने के बाद और क्वांटिटी मिला जो। ठीक है, तो यह चीज़ को माइंड में हमेशा आप ख्याल रखेंगे क्या कि जब आपका व्यय समान हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राइस 1 और क्वांटिटी 1 को तुलना कर सकते हैं किससे, प्राइस 2 और क्वांटिटी 2 से। जब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा P1 बटा P2 हो जाएगा बराबर, ये तो मेरा QT रहेगा और इधर से मेरा क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो QT बटा हम क्या लिख सकते हैं, Q1 लिख सकते हैं। समझे बात को, या मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके आने वाले सवाल बहुत सारे इससे क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब देखिए कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, 25% का कमी हुआ। तो 25% को हम लोग कितना लिखते हैं, 25% को लिखते हैं हम लोग 1/4। लेकिन कमी हुआ है तो मूल रूप से यह 4 है और कितना का कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइस जो है पहले कितना था, 4 था, अब जो है घट के 1 घट जाएगा 4 में से, तो प्राइस मेरा कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी 25% की कमी होने के बाद जो प्राइस 4 रेशियो में था वो कितना रेशियो में रह गया है, 3 रेशियो में रह गया। तो क्वांटिटी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होता है। कहीं पे आप इस चीज़ को याद कर लें कि प्राइस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी के। ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ प्राइस कितना था, 4 रेशियो है ना, और 4 रेशियो से कितना हुआ, 3 रेशियो। तो जस्ट इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 4 में कितना मिल रहा था क्वांटिटी, 3, और 3 में कितना मिलेगा, 4। भली भांति आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हम सवाल को कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले हमने क्या किया, एक फार्मूला डेवलप किया कि अगर आपका एक्सपेंडिचर बराबर होता क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर आपका व्यय क्या है, समान है, तो आप इस फार्मूला को लगा के ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि 25% की कमी हुई है, तो कमी है तो यानी -1 यहाँ से करेंगे। तो जो प्राइस मेरा 4 था वो 3 रेशियो में चला गया है और जो मेरा क्वांटिटी था पहले 3 मिल रहा था तो अब 4 मिल रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, क्वांटिटी
मतलब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, मैंने एक दूसरे का अपोजिट होता है, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटा, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सवाल में, ठीक है, कि पहले मेरा क्या था, प्राइस 4:3, अब क्वांटिटी मेरा कितना है 3:4 है। तो कह रहा है कि प्राइस जब घटा तो एक व्यक्ति जो है कितना किलो चावल अधिक खरीदता है, 30 किलो खरीदता है। तो यह जो क्वांटिटी है इस दोनों के बीच के कितना अंतर है, 1, तो 1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो मुझसे पूछेगा वो निकाल सकते हैं। पूछेगा कि क्वांटिटी उसका कितने होगा, तो अगर 1 का वैल्यू मेरा कितना है 30 है, तो 3 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड, शायद चार्जर हिल गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सही है, ठीक है, हाँ लाइन आ रहा। तो 1 का वैल्यू मेरा कितना है 30 है, ठीक है। तो 3 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, इसमें 30 से गुना करेंगे तो मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल 30 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी वो अभी चावल कितना खरीद रहा है, 90 kg खरीद रहा है। तो अगर आपसे क्वांटिटी पूछता तो क्या हो जाता, 90 kg। लेकिन पूछेगा कि प्राइस घटने के बाद वो कितना खरीद सकता है, तो यहाँ पे तो 4 यूनिट है, तो 4 में हम 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 kg। तो अभी जिस प्रकार से सवाल आप बोल रहा है उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि 90 kg था, बाद में उसको 30 किलो एक्स्ट्रा मिला तो कितना 120 kg, इसके बीच के डिफरेंस आया ना 30 kg। लेकिन हमें पूछा है प्राइस, क्वांटिटी नहीं पूछ के क्या पूछा है कि उसका जो वास्तविक मूल्य है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 5400 रुपया। कितना किए, 5400 रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो पहले तो हमको कितना मिलता था, 90 kg ही मिला, प्राइस घटने के बाद में हमको 120 kg मिला। तो हमको बोल रहा कि वास्तविक मूल्य, तो इसमें क्या करेंगे, 90 से क्या करेंगे, भागा देंगे। मेरा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 60, 6 9 54, तो 60 हो गया। यानी 60 रुपये क्या हो गया, किलो जो है पहले उसका वास्तविक मूल्य था। कोई पूछ दे कि नया वाला मूल्य क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, 5400 मेरा क्वांटिटी रुपया है, क्वांटिटी मेरा कितना है 120 kg। तो इससे जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा नया वाला मेरा अब निकल के चला आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को समझे होंगे और इसी तरह के सवाल जो है बिहार सचिवालय सहायक में बनते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत इनको पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि केले के कीमत में 30% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो एक ग्राहक को 140 रुपये में 8 और केले खरीदने में सक्षम बनाती है। देखिए मैं एक टाइप का 2-2 सवाल ले रखा हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्या करें, एनालिसिस करके अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इसके पहले वाला में मैंने बताया, एक इसी प्रकार का और सवाल मैंने ले लिया है ताकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि किस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ हो, साइंस हो, ये सब में आपको कोई भी दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस आप ओएसिस से जुड़े रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा पेड वर्जन से ही जुड़े, है ना, आप यूट्यूब से भी जुड़े रहें। इतना क्वेश्चन मैं ज़रूर करवा दूंगा कि पीटीएफ आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि कितना प्रतिशत की कमी आया, 30% का कमी आया। तो 140 रुपया में क्या हुआ, 8 किलो 8 जो केले हैं वो क्या किया, ज़्यादा खरीद लिया। तो मैं ना एक और आपको फार्मूला डेवलप कर दे रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि घटी हुई मूल्य यानी नया मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, नया मूल्य कैसे निकलेगा। तो नया मूल्य के लिए हम फार्मूला बना दे रहे हैं कि जितना भी कमी होगा उसको कमी लिख लेंगे, बढ़ोतरी होगा बढ़ोतरी लिख लेंगे, और जितना भी मेरा व्यय होगा, ठीक है, जितना भी रुपया में हम क्या किए, इन्वेस्ट किए, तो इसको हम लिख लेंगे रुपया लिख लेंगे, ठीक है। और जितना मेरा बढ़ा या घटा, तो हमको अधिक मिला कितना केला, यहाँ पे दिया हुआ 8 के हिसाब से, तो यहाँ पे अधिक लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। नीचे में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब समझे चीज़ों को कि जितना कमी परसेंटेज में हुआ वो लिख लेंगे। जितने रुपये में कोई सामान अधिक या कम मिल रहा है तो ऊपर में रुपया लिख लेंगे, नीचे में क्वांटिटी लिख लेंगे अधिक या कम, और 100 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ये तो मेरा नया मूल्य निकला। कोई बोला कि सर अगर पहले वाला मूल्य मुझसे पूछ लेता, वो भी बता दे रहे हैं। पहले का मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी में एक स्टेप क्या करना है आपको कर लेना है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कमी है, ठीक है, सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पे मेरा क्या है, रुपया है, यहाँ पे मेरा क्या है, अधिक क्वांटिटी मिला, ठीक है। देखिए अगर ऊपर कमी होगा, ठीक है, तो नीचे जाहिर सी बात है कि अधिक होगा ही होगा, क्योंकि पैसा घटा है तो सामान मेरा मिलेगा। 100 में से जितना भी परसेंटेज कमी हुआ होगा
उसको आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो नए और पुराने मूल्य आप निकाल सकते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में अपने समय को बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना कमी हुआ है, 30% का, तो 30 लिख देंगे। कितना रुपया था, 140। ठीक है, और कितना केला उसको अधिक मिला, 8 केला मिला, और क्या करना है, 100 से भागा दे देना। अभी इसको हम लोग काटम पीटी करेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ऊपर मेरा अभी और कटेगा ना, ये कट जाएगा मेरा 7 दूनी 14, और ये मेरा कितना होगा 4 दूना 8, यानी ऊपर में मेरा हो जाएगा 21/4। ठीक है, तो 21/4 हो गया। तो वो 1 केले के दाम आया है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि प्रति दर्जन जो है केला का दाम घटकर कितना हो गया। तो 1 केला का अगर 21/4 है तो 1 दर्जन में 12 केला होते हैं, तो 12 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कटा मेरा कितना से, 3 से, तो 21 दिया कितना हो गया, 63 रुपया। यानी अभी जो घटा हुआ केला का कीमत है वो मार्केट में कितना है, 63 रुपीज़ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 63 रुपीज़। लेकिन आपसे कोई पूछे कि पहले वाला मूल्य क्या था, तो इस फार्मूला पे क्या करना है, आपको बना देना है। चलिए इसको हम बना के बता दे रहे हैं कि जैसे 30% की कमी आई, कोई बात नहीं, क्वांटिटी रुपया कितना लगा, 140 में, ज़्यादा कितना मिला मेरा, 8 गो, लेकिन हमें पूछ रहा है कि पहले का मूल्य निकालना है, तो 100 में से क्या करना है, जितना परसेंटेज घटा है उसको हम लोग घटा देंगे, तो 70 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 70 भी लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप मेरा और आगे जा रहा है, तो 8 और नीचे मेरा कितना हो गया, ये 140 होगा, और ये नीचे मेरा कितना होगा, 70। ठीक है, तो ये मेरा कटेगा कितना से, 2 से, ये मेरा कटेगा 4 से, ये मेरा कटेगा 15 दूना, और ये 2 दूना। ठीक है, तो यानी 1 केले का मेरा कीमत कितना आया, 7.5 रुपया, 15/2, तो 12 केले का मेरा कितना आ जाएगा, क्योंकि दर्जन के हिसाब से पूछा है, 6 रुपया, तो 15 छः का कितना हो गया, 90 रुपया। ठीक है, यानी चीज़ों को आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कमी, नया मूल्य भी और पुराना मूल्य भी आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आय और व्यय वाले हमने लोगों ने 2 सवाल किया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में ब्याज भी दिया हुआ है, और ब्याज का मतलब आपको दोनों ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना है और साधारण ब्याज भी पढ़ना है। कह रहा है कि एक बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ दर पर निवेश किया जाता है। पहले और तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज सहित राशि क्रमशः 1200 रुपये और 1587 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर रेट पूछा है। ठीक है, रेट पूछ रहा है, दिया हुआ है आपका अमाउंट 1। ठीक है, यानी पहला साल का जो आपका अमाउंट है वो दिया हुआ है कितना, 1200, और अमाउंट 3 दिया हुआ है कितना, 3 साल में जाके वो कितना हो जाता है, 1587 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार के रेट को निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड जैसे मान लिया जाए कि 1200 है, ठीक है, और 1587 है, 1587 ही है ना, तो 1587 है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटम पीटी करेंगे, तो ये तो मेरा कटेगा 400। ठीक है, और 5 तेरी 15, 29 या 87, 529 मरतबे कटेगा। तो ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट है, तो ये मेरा सेकंड ईयर का जो है ना, वो मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल इतना है तो ये बढ़ के राशि कितना हो गया, 529। या जो मेरा 1200 था तो वो कितना हो गया, 1587। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए इंक्लूड करें, जब इसका रूट करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी अगर कोई राशि पहले 20 रेशियो में था, वो बढ़ के कितना हो गया है, 23 रेशियो में हो गया है। तो बढ़त मेरा कितना का है, 3 का है। तो इस प्रकार से हम रेट निकाल सकते हैं कि रेट बराबर जो भी मेरा इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो 3 मेरा बढ़ा कितना पे, 20 पे बढ़ा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो मेरा 20 बचे कितना हो गया, 100 हो गया। यानी आर बराबर मेरा कितना हो गया, 15% हो गया। ठीक है, तो रेट मेरा कितना होगा इसका, 15%। और ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कट जाएगा, और जहाँ से रूट होगा मेरा सेकंड ईयर का निकल जाएगा, उसके नीचे फर्स्ट ईयर का है। आप इस तरह से करके निकल सकते हैं। और भी इसी प्रकार के सवाल को मैं बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय, सफलता जो है आपको थोड़ा समय का डिमांड करता है। अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। जिन भी भाइयों को लगता है कि हमें ये बनना है, आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। ऐसे ऐसे चीज़ें मैं करवाऊँगा, ठीक है, जो आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत कराएगी, खास करके मैथ में। ठीक है, अब देखिए,
कहता है कि एक बेईमान दुकानदार जो है 20 केजी प्रति के दर से खरीदता है आम को और कैसे बेचता है, 30 रुपये पर केजी पर बेचता है। कहता है कि एक बात और करता है कि 1 केजी के बजाय वो कितना करता है, 800 ग्राम देता है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी एक दुकानदार जो बेईमान है उसको दोनों तरीके से लाभ हो रहा है। पहले वो सामान को कितना में खरीदा, 20 रुपये पर केजी खरीदा, और जब उसको बेचा तो कैसे बेचा, 30 रुपये प्रति केजी बेचा। लेकिन वज़न के मामले में उसने क्या कर दिया कि 1 केजी की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो हमें क्या करना है, CP लिख देना है इधर, और इधर लिख देना है SP। ठीक है, अगर 1 रुपये के हिसाब से वो खरीदा होगा तो उसका लागत कितना होगा CP का, कि 20 रुपया में वो खरीदा था और वो कितना में बेचा, 30 रुपया में बेचा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि वो 800 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो इसका CP से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 800 केजी से गुणा कर देंगे, तो टोटल तो मेरा यही निकल के आएगा। ठीक है, फायदा में। और इधर हमको कितना देना पड़ रहा है, 1 किलोग्राम देना पड़ रहा है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और दोनों को रेशियो में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 20 गुने, ठीक है, 800 कर दे। ठीक है, 800 ग्राम। ठीक है, ये मेरा CP कंसीडर हो रहा है, और SP मेरा कंसीडर होगा कितना कि 30 गुने 1000। ठीक है, अब कट गया 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से और शून्य कटेगा, तो यानी 8 दूनी 16, और इधर मेरा कितना आ गया, 3 दहियों 30 आ गया। यानी वह 16 वस्तु के बराबर जो है पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और बेचता जो है वो 30 वस्तु के बराबर बेचता है। बात समझ में आई। ऐसे सवाल को क्या करना है, 1 रुपया मान के चला, 20 रुपया का सामान वो 30 रुपया में बेचा। ठीक है, कहता है कि जब वज़न के मामले में हुआ तो वो 1 किलोग्राम की जगह, है ना, वो 1 केजी की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो इसको हम लोग CP में कंसीडर कर लेते हैं, ताकि उसका एक्चुअल में लागत कितना लगा है। ठीक है, तो 20 गुने 800 ग्राम, ठीक है, बराबर 30 गुने इधर देना है, उसको कितना पड़ रहा है, 1000 ग्राम। तो इसका जो रियल में जो 20 रुपया लग रहा था कि आपको लगा है, नहीं, इसको जो लागत मूल्य है वो 16 रुपया ही लगा, क्योंकि वजन उसने कितना किया, 800 ग्राम किया। ठीक है, तो यह जो 20 रुपया पहले आपको CP लग रहा था वो और घट गया। ठीक है, क्यों घटा, कि उसने वजन कम दिया, तो कितना हो गया उसका CP 16 हो गया, और SP उसको अभी भी कितना है, सेम ही है, 30 रुपया। तो फ़ायदा मेरा कितना के हुआ, अगर मेरा CP मेरा कितना है 16 है, SP मेरा कितना है 30 है, तो इसके बीच का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना का होगा, 14 का होगा। तो इस तरह से लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने क्रय मूल्य। तो लाभ बटा कितना हो जाएगा, 16, और गुने मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 7 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 16, 25 चौका 100, और मेरा 2 चौका 8, 25 सत्ते 75 से 175 बटा मेरा 2 होगा। 8 दूनी 16, 15, और 7 दूनी 14, और 5, 87.5% मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कहीं पे ज़रूर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 87.5%। ठीक है, आपके सिलेबस में लाभ और हानि भी दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, यह जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। ठीक है, जैसे आपको मूल संख्याएं का मतलब जो वर्णन है, एक संख्या को दूसरे से कैसे रिलेट कर पाते हैं, वहाँ से आपको सवाल दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो है सही उत्तर के लिए उसको कितना मिलता है, 4 अंक मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको कितना अंक मिलता है, 1 अंक की हानि उठाना पड़ता है। तो कोई छात्र जो है वो 200 प्रश्न को क्या करता है, उत्तर देता है, लेकिन वह अंक 500 ही प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्न सही किए। देखिए, 2 चीज़ पूछ सकता है, क्या उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, या तो एक ये पूछ सकता है कि उसने कितने प्रश्न गलत किए। इस प्रकार के सवाल को हम लोग मल्टीपल मेथड से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, 2 तरीका एटलीस्ट मैं बताऊँगा, आपको जो बेहतर लगे उसको उससे क्या करना है, एग्जामिनेशन में करके निकल जाना। क्या कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि x मान लेते हैं कि सही जो क्वेश्चन उन्होंने किया था, कितना क्वेश्चन किया था, सही x क्वेश्चन किया था। ठीक है, और सही करने पर उसको कितना नंबर मिल रहा था, 4 नंबर मिल रहा था, 4x हो गया। 200 क्वेश्चन में वो x क्वेश्चन अगर सही कर दिया तो गलत क्वेश्चन मेरा कितना बचा होगा, 200 माइनस x बचा होगा। ठीक है ना, तब क्वेश्चन ही 200 है, x आप सही कर लिए, तो गलत कितना मेरा बचा, 200 माइनस x। अब 200 माइनस x में या तो 1 से हम गुना करें या ना करें, कोई फ़र्क मेरा नहीं पड़ता मेरे भाई।
ठीक है, किसी भी संख्या से आप 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, वो संख्या बस एज इट उतना ही रहेगा। तो 4x माइनस 200 माइनस x गुने 1 बराबर कितना हो गया, अंक कितना प्राप्त किया है, 500 प्राप्त किया है। समझे बात को। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 200, ठीक है, क्योंकि 1 से ही तो गुना करना है ना, तो 1 गुने 200 200 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा, और बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को एक जोड़ेंगे, तो 4x और x कितना हो गया, 5x हो गया, और जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 500 और 200 कितना हो जाएगा मेरा, 700 हो गया। जब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो गया, 14×5 = 70, यानी 140 क्वेश्चन है बंदे ने सही किया था, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 140, और जो सही क्वेश्चन करने था हम लोग उसको क्या माने थे, x माने थे। तो अगर हमसे पूछता कि सही क्वेश्चन कितना है, 140, लेकिन गलत पूछता तो हम क्या करते हैं कि 200 में से 140 को घटा देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता, आंसर आ जाता, यानी 60 क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है, गलत किया। एक तो आपका ये मेथड हो गया। एक मेथड में आपको और बता दे रहा हूँ कि जैसे आप सोचिए कि कितना सवाल उसने अटेम्प्ट किया, 200। अगर उसके कोई भी सवाल गलत नहीं होते तो उसको पूरे कितना नंबर मिलता, 800 नंबर मिलता, लेकिन उसके नंबर मिले कितने, 500 मिला। ठीक है, यानी उसको कितना नंबर का लॉस सहना पड़ा, तो 300 नंबर का लॉस सहना पड़ा। ठीक है, 300 नंबर उसको कम मिले। ठीक है, 300 नंबर कम मिले, और अगर हम एक सवाल गलत करते हैं तो टोटल हमको लॉस कितना आता है। ठीक है, जैसे हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, निगेटिव भी लागू है, तो आप मान के चलिए कि जितना आपका जो सही आंसर मिल रहा था, सही नंबर मिल रहा था, और निगेटिव दोनों काट के ही ना मेरा लॉस होगा, तो 4 नंबर हमको मिल रहा था सही पे, और 1 नंबर कट रहा था मेरा किस पे, मतलब कट रहा था गलत करने पे, तो टोटल हमको 5 का लॉस हो गया। ठीक है, कि मतलब घर से भी आटा गील हो गया एक नंबर का। 4 नंबर तो मेरा आता, लेकिन गलती किए तो 1 नंबर हमको और देना पड़ रहा है दंड, तो टोटल कितना हुआ, 5 नंबर का लॉस लगा। तो यह जो 300 नंबर मेरा कमा, ठीक है, तो 300 जो मेरा नंबर कटा किसके कारण से, क्योंकि 5 नंबर मेरा कटता गया हर एक क्वेश्चन पे, तो कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो 60 बजे कितना हुआ, 300। तो गलत क्वेश्चन हम निकाल लेंगे 60 मेरा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हम निकाल सकते हैं कि 200 क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट किए थे, 60 मेरा गलत था, तो सही मेरा कितना हुआ, 140। आपको जो मेथड प्यारे बच्चे अच्छा लगे उसको आप करके क्या करना है, पेपर में निकल जाना है। इस प्रकार के सवाल पूछता है। ठीक है, यह मेथड भी है, यह मेथड थोड़ा सा आपका बेसिक है, इसमें जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। सोचना है कि टोटल अगर सही हो जाता तो उसको कितना नंबर मिलता, अगर लॉस हमको हुआ है तो किस हिसाब से लॉस हुआ है, एक क्वेश्चन पे हमको लॉस कितना का जा रहा था, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पर लॉस उसको 5 नंबर के जा रहा था, तो जितना का लॉस हुआ उससे भागा दे दिए, तब मानिए इतना क्वेश्चन हम गलत किए हैं, फिर इसमें से घटा के आपको आंसर लाना पड़ेगा। विदिन आप 30 सेकंड इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक औसत जो है निश्चित औसत है। ठीक है, कह रहा है कि 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के औसत क्या होगा। इसको भी हम 2 तरीके से बता देते हैं, आपको जो भी तरीका शानदार लगे आप उससे क्या करिए, पेपर में करके निकल जाइए। ठीक है, मान लिया जाए कि 16 पारी में उसका औसत कितना था। ठीक है, 16 पारी तक जो उसका औसत था, ठीक है, वो आपका x था। ठीक है, 16 पारी तक औसत x मान लेते हैं। ठीक है, तो 17वीं पारी में कितना हो गया, 3 बढ़ गया मेरा ना। ठीक है, 17वीं पारी में वो क्या करता है, 85 रन बनाता है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। ठीक है, समझ रहे बात को, बटा कुल संख्या। तो हमें अगर योग निकालना होगा तो संख्या जितना है और औसत जितना है दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं। तो 16 पारियों का औसत कितना है, x, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 16 गुने x। ठीक है, पारी 16, औसत मेरा कितना x, तो टोटल संख्या निकल गया। और बाद में वो कितना बनाया, 17वीं पारी में 85 बनाया, यही ना 85 ही ना, हाँ 85 रन बनाया। और उसके बाद 17वीं पारी के बाद उसका जो क्या हो गया, औसत जो है 3 बढ़ गया, यानी ये इक्वेशन हमको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, कि 16 पारियों का कुल रन 17वीं पारी में जो बनाया, और 17वीं पारी के बाद कुल रन। ठीक है, यानी टोटल का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा दिए, टोटल इधर बराबर टोटल उधर। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16x होगा, जोड़ मेरा कितना होगा, 85।
ठीक है। इधर 17 से इसलिए गुना किए ना कि अभी तो बताएं औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बटा कुल संख्या। लेकिन जब हमें कुल संख्या निकालना होगा तो औसत से, है ना, जितना भी संख्या उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। औसत कितना बढ़ गया, x था पहले, 3 बढ़ गया, टोटल नंबर अब कितना है, 17 है। ऐसे ही तो निकलता है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 17x और कितना हो जाएगा, 17 या कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। अब एक वेरिएबल को हम लोग एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इधर बड़ा है तो 16 को हम उधर लेके चले जाएंगे, इधर 85 है तो 51 को हम लोग इधर लेके चले आएंगे। तो 85 में से जब हम 51 घटाएंगे इधर और 17x में से क्या करेंगे, उधर 16x घटाएंगे तो मेरा मान आ जाएगा। तो 5 में से गया 4, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। 34 बराबर मेरा कितना हो गया, 16x में से 17x में से 16x गया तो x, यानी x का मान कितना आया मेरा, 34। यह मेरा अभी सवाल का जवाब नहीं हुआ है, क्योंकि पूछा है कि 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। तो 17वीं पारी के बाद तो 3 बढ़ गया ना, तो ये तो x जो माने थे हम 16वीं पारी तक माने थे, तो 16वीं का पूछता तो हम बता देते कितना, 34। लेकिन 17वीं का क्या होगा, x + 3 यानी कितना होगा मेरा, 34 + 3 यानी कितना हो जाएगा मेरा, 37 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम एक और तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में और ज़्यादा आप कम समय में कर सकें, ठीक है। ऐसा लिख लेना है कि 16 पारी में उसका औसत कितना है, x है, ठीक है, और 17वीं पारी में उसका जो औसत है वो कितना है, x + 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस है, x और x + 3 में +3 का है, कितना का है, 3 का, +3 का। और यहाँ से 16 से हम 17 जा रहे हैं तो मेरा कितना है, 1 का है, कितना का अंतर है, 1 का। अब चीज़ों को समझिए एक बार फिर से, बहुत सारे लोगों को पहली बार में नहीं समझ में आएगा। 16 पारियों का औसत मैंने x माना, 17 पारी का क्या है, 3 बढ़ गया तो 17 + x माना। अब राइट साइड में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं कि x से हम x + 3 गए तो बढ़ा मेरा कितना, 3 बढ़ा, और लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं कि 16 से 17 गए तो मेरा कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सवाल पेपर में आपको ऐसा दे दे कि इतना पारी में आप इसका 16 पारी में औसत इतना था, 17 पारी में इतना था, तो बताइए कि 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया, ठीक है। तो फिर तो आप इस मेथड से थोड़ा सा फंस जाइएगा। इस मेथड से उस चीज़ को आप बना सकते हैं कि 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 16 पारियों में x, 17 पारियों में क्या, x + 3। राइट साइड में मेरा 3 का डिफरेंस, लेफ्ट साइड में मेरा कितना, 1 का डिफरेंस। अब 16 का हम लोग गुना करेंगे किससे, 3 से, और 1 का गुना करेंगे कितना से, हम x + 3 से। ऐसा क्यों, हम क्या कर रहे हैं कि 17 अंकों का जो औसत है, 17वीं पारी में कितना बनाया था, 85। तो अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि 16 पारी का जोड़ के, ठीक है, औसत, और 17वीं का हम जोड़ दें तो टोटल हम निकाल सकते हैं। जैसे आप अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 17वीं पारी में वो कितना बनाया, 85 रन बनाया। तो 16 पारी में कितना बनाया, देखिए x + 3 हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे, इसमें जोड़, ठीक है, 16 + 3 हो जाएगा, 16 × 3 मेरा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम बेसिक से लिख रहे हैं। अब बराबर कितना हुआ, 85। तो यही तो है 17वीं पारी का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कि x + 3 मेरा 17वीं पारी का मान है, ठीक है, 85 मेरा उतना रन बनाया, और 16 पारियों का औसत जो है यहाँ से हम डिफरेंस करके निकाल लिए। तो 1 से गुना करेंगे इधर मेरा, तो कोई बात नहीं, x + 3 ही रहेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा, और बराबर कितना रन बनाया था, 85। तो x + 3 का हम वैल्यू निकालेंगे तो x + 3 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 85 में से 48 जाएगा, तो 15 में से 8 गया 7 और बचेगा 37। तो x + 3 का जो वैल्यू मेरा कितना हो गया, 37। अब बहुत बुद्धिमान जो लोग रहेंगे फिर यहाँ x का मान निकालेंगे, फिर x + 3 का मान निकालेंगे। अरे भाई साहब 17वीं पारी का पूछा है, 17वीं पारी में हम लोग ऑलरेडी x + 3 मान चुके हैं, तो हमें x + 3 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल गया। फिर से नहीं समझ में आओगा। अभी 16 पारियों का औसत हम x मानते हैं, 17वीं पारी में जब 3 बढ़ गया तो x + 3 मानते हैं। राइट साइड में देख रहे हैं हमें कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में मेरा कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 1 का जो डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे 17वीं वाली पारी से, और यहाँ जो 3 का डिफरेंस आया है वो 16 पारियों के बाद आया है। समझ रहे हैं बात को। तो 1 से गुना किए जब x + 3 को, ठीक है, और 16 से गुना किए 3 को, तो इसका जो मेरा जो दिया हुआ है मान 17वीं पारी का यही है। समझे बात को
कि अगर ये इसमें इस वैल्यू में से 16वीं पारी वाले को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा क्या आ जाएगा, 17वीं के चला आएगा। समझे बात को? 17वीं पारी का हम लोग क्या माने हैं, x+3। 16 पारी को इसमें से अगर हम घटा देंगे तो डायरेक्ट मान हम 17वीं का निकाल सकते हैं, यह मेथड आपको बता रहे हैं। तो जब 1 से गुना किए तो x+3 है, 16 3 मेरा कितना हो गया, 48 बराबर 85 हो गया। तो x+3 बराबर 85 में 48 बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट मेरा 37 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा हम आपको अगले सवाल में बताते हैं। ठीक है, आप इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। इस मेथड पर आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसे अगला ये सवाल है, ठीक है, कि किसी परिवार में 29 सदस्य समिति में एक नए सदस्य के आ जाने से औसत जो है बढ़कर 1 बरस ज़्यादा हो जाता है और 31 बरस हो गया। ठीक है, तो नए सदस्य की आयु क्या है? अभी कुछ देर पहले इसके पहले वाला हम सवाल में जिक्र कर रहे थे कि मान लीजिए कि 16 पारी का औसत कुछ दे दिया, 17 पारी का कुछ और दे दिया और पूछा कि आपकी 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया था, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे 29 जो है, 29 सदस्य पहले से है घर में, ठीक है, और एक सदस्य बढ़ गया तो उसका औसत भी बढ़ जाता है। तो औसत बढ़ गया कितना, 31। यानी जब 29 सदस्य था, देखिए उसी वाला मेथड से बनाते हैं, 29 सदस्य था तो इसके परिवार का औसत कितना हुआ होगा, 30 हुआ होगा। ठीक है, तभी तो 1 बढ़ा तो 31 हुआ। जब सदस्य की संख्या कितना बढ़ा, मेरा 30 हो गया, तो औसत मेरा कितना हो गया, 1 बढ़ के 31 हो गया। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिख दिया सवाल को थोड़ा सा करने के लिए कि 29 सदस्यों का औसत 30 है और 1 बढ़ गया तो 31, वो आपको कम से कम एटलीस्ट समझना होगा। ठीक है, कि 31 बढ़ा है 1 तो इसके पहले कितना होगा, औसत 30 होगा, और लोग अगर 29 है तो 1 बढ़ा होगा तो कितना होगा, 31 हुआ होगा। अब देखिए उसी मेथड से निकालते हैं हम। यहाँ पे आपको कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे आपका कितना का डिफरेंस, LHS में 1 का डिफरेंस। उस पिछले वाला में मेथड में बताया था कि आप 17वीं पारी में जो जितना रन बनाया है उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं और उस हिसाब से हम बना लेते हैं। यहाँ भी जो नया वाला जो आदमी आया है उसका कितना आएगा वो हम बता दे रहे हैं। इसको हमें कैसे गुना करना है, इससे गुना करना है, और 29 को क्या करना है, RH वाला जो डिफरेंस है उससे गुना करना है। तो 1 गुने 29 और प्लस करना है 1 गुने 31। ठीक है, 31 गुने 1, तो मेरा 29 और प्लस कितना आ गया, 31, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 60 बरस मेरा आ गया। ठीक है, बात को समझें आप। 29 आदमियों का औसत 30, 30 आदमियों का औसत 31 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। RHS में है ना, लेफ्ट साइड में 1 का डिफरेंस आया तो इसको अपर वाला से गुना करना है। ठीक है, LHS में 1 का अंतर आया तो इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो मेरा जो नया सदस्य है उसका मेरा उम्र निकल के चला आएगा, 1 गुने 29, ठीक है, और 1 गुने 31 हो गया, दोनों जोड़ दिए तो मेरा क्या हो गया कि नया जो सदस्य है उसका आयु कितना हुआ होगा, 60 साल वाला एंट्री मारा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 60 साल हो गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहता है और पूछिएगा भी कि हाँ सर ये कैसे नहीं हुआ, इस कलम में नहीं आता, अगले बार जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें इस चीज़ को मेंशन करेंगे। कहता है कि कोई व्यापारी जो है 450 रुपया में घड़ी खरीदता है और उसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका CP और MP वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो CP और MP जब भी आए तो उसका एक रिलेशन होता है कि CP बटा MP होता है, ठीक है, बराबर 100 माइनस D के फॉर क्या हो गया, डिस्काउंट जितना परसेंटेज रहेगा, और 100 प्लस क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, जितना परसेंट मेरा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। इसको ना एकदम याद रखना है। ठीक है, CP बटा MP बराबर क्या हो गया, 100 माइनस D बटा 100 प्लस P हो गया। तो CP मेरा कितना है, CP मेरा कितना है, 450 है। ठीक है, 450 रुपया में वो खरीदा, और MP हमें निर्धारित करना है ताकि कितना हो, 20% का लाभ हो, तो MP अभी हम छोड़ दिए हैं। तो मान लिया कि 10% का बट्टा दिया उसने, कितना परसेंट का बट्टा दिया, 10% का उसने बट्टा दिया, तो 100 में से 10 को घटा लेंगे। ठीक है, कि कोई भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100 में से 10 घट गया और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का हुआ। ठीक है, तो 100 प्लस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है, तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, और MP को हम ऐसे ही लिख देंगे, बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 90, और बटा कितना हो जाएगा, 120। ये मेरा कटेगा कितना से, 9 5 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, MP बराबर मेरा हो जाएगा 120 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा, 12 5 60, 600 रुपया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो प्रो वर्जन के विद्यार्थी होते हैं वो इतना भी नहीं करने जाते हैं, वो क्या करते हैं, सीपी इधर लिखें और इधर क्या लिख दिए, एमपी लिख दिए। सीपी है ना, जब 10% हम क्या किए, बट्टा दे दिए तो ये 90% बचा, और 90% का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ। ठीक है, 450 रुपये में ख़रीदता है तो बट्टा दे दिया तो कितना हो गया, 90% ही बचा। ये कितना का मल्टीप्लाई है, 5% का। जब 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 पे हम काउंट करेंगे तो डायरेक्ट वो यहाँ 5 से गुना करेगा और आंसर ले आएगा कितना, 600 ले आएगा। तो व्हाट शुड योर वीडियो मेथड, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, है ना, कि आप किस प्रकार के मेथड का यूज़ करना चाहते हैं। ये आपका बेसिक मेथड हो गया। यह प्रो वर्जन वाले विद्यार्थी हो गए जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। सीपी और एमपी लिख दिए। सीपी 10% पर बट्टा पे है, एमपी हमको 120% के प्रॉफिट पे है। ठीक है, तो सीपी अगर 90 रेशियो में है तो इसका वैल्यू 450 है, यानी मल्टीप्लाई 5 का है, तो 120 गुने 5 यहीं करके वो क्या करेगा, सवाल को उड़ा देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कहता है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर है और 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या कितनी है ना। ये सब ना प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी में पूछ चुका है मैथ, और वहीं से मैं लाया हूँ। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझें कि सवाल पूछता कैसे। कह रहा है कि चिड़ियाघर में चूहा, ठीक है, और कबूतर। तो चूहा का कितना पैर भाई, चूहा का 4 पैर। ठीक है, और कबूतर का कितना, ठीक है, कबूतर का हो जाएगा मेरा कबूतर का मेरा हो जाता है 2 पैर। ठीक है, तो कबूतर का 2 पैर है। अब तो यहाँ भाली भांति समझ रहे हैं। अच्छा, एक तरीका और है कि आप ऐसे मान लें कि कबूतर x है, चूहा x है, कबूतर y है, तो 1 + 90 हो गया, और चूहा का अगर x माने हैं, ठीक है, तो 4x + 2y बराबर कितना हो गया, 224 हो गया। ये थोड़ा ना वो वाला मेथड है, अल्टरनेट मेथड है, इससे भी आ जाएगा। मेथड नंबर हम आपको 1 बता दे रहे हैं, इसमें हम 3 मेथड आपको बता देते हैं। ठीक है, 3 मेथड कौन कौन होगा। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर चूहा x माने हैं तो कबूतर y हो गया, तो चूहा के कितने पैर, 4 पैर, और कबूतर के कितने पैर, 2 पैर, ऊपर सिर दिया हुआ, नीचे पैर दिया हुआ, इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और आपको बताते हैं कि सोचिए कि अगर टोटल जो सिर है वो कबूतर होता, चूहा को हम इस पर हटा दे रहे हैं, तो टोटल अगर मान लिया जाए कि मेरा सिर्फ कबूतर होता, ठीक है, तो सिर जो मेरा कितना है, 90 है, सिर 90 है, तो कबूतर के कै गो पैर, 2 गो पैर, तो टोटल मेरा कितना पैर हो जाता, 180 पैर हो जाता। ठीक है, अगर टोटल कबूतर रहता तो, लेकिन है मेरा पैर कितना, 224 गो। ठीक है, और कितना पैर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, घटेगा 4, 22 में से 18 गया 4, यानी ये 44 पैर मेरा क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, 44 पैर जो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी और कितने कबूतर हो सकते थे, तो कबूतर के कितने पैर, 2 पैर, यानी ये 22, यानी 22 कबूतर और हो सकते थे। ठीक है, अगर हम कबूतर लिए हैं तो कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2 पैर से करना है। अब यह जो एक्स्ट्रा आया मेरा कितना आया, 22 कबूतर का आया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो पैर मेरा बचा उसको 2 से भागा दिए, क्योंकि कबूतरों के पैर की संख्या 2 होती है, तो 22 कबूतर जो एक्स्ट्रा हुआ ना मेरा, इसी को 90 में से घटा देना है। तो 90 में से जब 22 घटाएं तो मेरा क्या हुआ, टोटल जो हो गया 68 कबूतर है, और बाकी जो मेरा क्या है, 22 गो चूहा है। बात समझें कैसे बनाएं। मान के चलें कि टोटल का टोटल क्या है, कबूतर है, तो 90 को सिर है तो उसका पैर कितना होगा, 90 दूनी 180 गो, लेकिन सवाल में मेरा पैर कितना दिया हुआ है, 224 गो, तो इतने कितना पैर एक्स्ट्रा है, 44 पैर एक्स्ट्रा है। तो 44 पैर में कितना कबूतर हो सकता था, 22 को, बस उसी को घटा देना है, कितना में से, सिर में से, तो मेरा घट के आ गया, है ना। तो 90 को सिर है, 90 में से हम 22 कबूतर वाला घटा दिए, तो एक्चुअल में मेरा क्या है, 68 कबूतर है ना, और 22 को मेरा क्या है, चूहा है। ठीक है, एक मेथड आपको और बताते हैं। ठीक है, ये मेथड नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, एक डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 4 पैरों वाले की संख्या। ठीक है, तो 4 पैर वाला कुत्ता है, हम लिख देते हैं 4 पैर वाला गाय भैंस, है ना, कुत्ता जो भी हो, 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला निकालने के लिए एक फार्मूला है कि पैरों की कुल संख्या लिख लीजिएगा। ठीक है,
पैरों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या बटा 2 माइनस सिर की संख्या, ठीक है, सिर की संख्या। तो पैरों की कुल संख्या कितना है बाबू? 224 बटा 2 और सिर का कितना संख्या है? 90। तो 224 में से घटेगा तो 112 में से 90 गया तो 9 2 11 यानी 22 मेरा क्या हो गया? घट के आया। तो 22 मेरा 4 पैर वाला, और 4 पैर वाला कौन है? चूहा जी, ठीक है। तो 4 पैर वाला अगर चूहा है 90 में से 22 तो घटा देंगे तो 68 मेरा क्या आ जाएगा? कबूतर आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको जो इच्छा करे, जिस मेथड से इच्छा करे आप उससे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 6/7 दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, 3/4 हुआ। एक मेथड तो ये है कि आप इसको भागा दे के दशमलव में ला के कर सकते हैं। एक मेथड जो आपका ये है कि सबसे पहले हम इसको इससे कंपेरिजन कर लेंगे। तो 6/7 है और कितना है? 5/6। इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 कितना हो जाएगा मेरा? 36 और 7 मेरा कितना हो जाएगा? 35। यानी इसका वैल्यू ज़्यादा इसके कंपेयर में है, तो हम लिख सकते हैं कि 6/7 जो है वो बड़ा है किससे? 5/6 से, ठीक है। अब इसको इससे करना पड़ेगा, इस दोनों में तो कंपेयर हो गया, अब इस दोनों में करेंगे, ठीक है। 6/7 को किससे 6/7 को किससे करना है? 7/8 से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 से मेरा कितना हो गया? 48, 7 से मेरा कितना हो गया? 49। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब कि 7/8 जो है वो क्या है? बड़ा है किससे? 6/7 से, ठीक है। एक जगह रिलेशन मेरा बच गया कि 3 का हो चुका है, इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो 7/8 और कितना है? 3 मेरा क्या है? 4 है। तो ये तो साफ हो गया। 7 को 28 और 13 24, ये मेरा 28 हो गया, ये मेरा कितना हो गया? 24 हो गया। तो 7/8 मेरा क्या है? बड़ा है किससे? 3/4 से। सवाल में क्या कहा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो अभी तक 6/7 बड़ा था इससे, ऐसे बड़ा हो गया 7/8 और इससे भी बड़ा मेरा कितना हो गया? 7/8 ही है। तो एक मेथड ये है कि आप इससे बना सकते हैं, एक मेथड है कि आप भागा दे के उसको दशमलव में ला सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 10 मैथ का सवाल था। इसी प्रकार के बिहार सीजीएल में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप 10 का मैथ सवाल समझे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एक मेरा आपका थोड़ा सा मैं अपने स्वार्थ के लिए भी बात कर लूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहता है कि बिहार एसएससी जो है ना, सीजीएल 2025 है ना, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर्स लॉन्च किए हैं एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन कोर्स है 999 में, ठीक है। और यह 18 अगस्त से क्या है? चालू हो गया है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलता है, उसका हम थोड़ा सा एक पेज में अच्छे से बता दे रहे हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भी आप तैयारी को आप करना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि हम एएसओ बने, ठीक है। हम थोड़ा पागल किस्म का आदमी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा ही है कि मिशन 100 एएसओ, ठीक है, कि कम से कम 100 एएसओ जो है सिलेक्ट हो इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्ट हो, आप मॉक लगा के सिलेक्ट हो, या फिर आप पूरा कोर्स परचेज के बाद सिलेक्ट हो। जैसे भी हो, मेहनत करिए, मेहनत से आपको सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो एक मिशन 100 एएसओ बैच जो है 999 में है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? पूरा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस का कवर मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है, ठीक है, 100 मॉक टेस्ट, ठीक है। 100 मॉक टेस्ट को 2 भाग में 60 + 40, ठीक है। 60 जो मॉक टेस्ट होगा प्रीलिम्स बेस्ड होगा, और मॉक इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए मॉक 150-200 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मॉक जो लगा रहे हैं वो इससे आपका सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें एग्जामिनेशन में आने वाला है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 60 जो मॉक है प्रीलिम्स बेस्ड, इससे मैं आपको मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको डाल के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि कम से कम आप 120 काट छाट के स्कोर कर सकें, ठीक है। और ये 40 जब होगा वो मेंस बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। जो विद्यार्थी पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, वो क्या करें, 499 में एक टेस्ट सीरीज चल रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो ले लेंगे। 100 मॉक टेस्ट उनको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ 999 में और था कि पूरा सिलेबस हो गया आपका,
100 मॉक टेस्ट हो गया आपका, और सेक्शनल टेस्ट हो गया। सेक्शनल टेस्ट का मतलब कि जो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, जैसे मैथ में अगर मैं आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ाया तो पूरा अर्थमेटिक से आपको प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन करवाया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, इसी को सेक्शनल टेस्ट हम बोलते हैं। तो 999 में आपको सिलेबस 100 मॉक टेस्ट और सेक्शनल मिल जाएगा। 499 में आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहीं 60 प्लस कितना 40 वाला, ठीक है। और 199 में आपको मिल जाएगा सेक्शनल। 17 तारीख तक मैंने एक ऑफर दिया था कि जो 499 में खरीदेंगे उनको दोनों मिल जाएगा। लेकिन अब चीज़ें क्या है आपके लिए बता रहा हूँ कि जितने भी पटना के विद्यार्थी हैं, जैसे ऑनलाइन वाले परचेज करेंगे, कुछ लोग बाहर से परचेज करेंगे, मेरे मोस्टली विद्यार्थी होते हैं वहीं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। तो जो भी अगर पटना के विद्यार्थी कोई यह दोनों खरीदता है ऑनलाइन, 499 वाला और 199 वाला, तो उनको मैं ऑफलाइन सेट की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, और उसके लिए उसका खर्च जो है मैं खुद सहूँगा, ठीक है। आप सोचिए कि 100 मॉक टेस्ट का आप हमें 500 रुपया दिए, उसका हम जीरोक्स कराएंगे, जब हार्ड कॉपी देंगे तो एक कॉपी में मुझे 6 रुपया 7 रुपया पड़ जाएगा। तो उसमें आप 100 से गुना कर लीजिएगा तो मुझे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी होगी कि आपने मेरा मौका लगा के सिलेक्शन पाया, ठीक है। तो पटना में जो विद्यार्थी हैं वो सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को ऑफलाइन क्या कर सकते हैं? एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक का, उसका मैं खुद खर्चा उठाऊंगा, ठीक है। जिनका 499 वाला परचेज रहेगा वो सिर्फ मॉक देंगे, जिसका 199 वाला भी परचेज रहेगा उसको मैं क्या करूँगा? मॉक खत्म होने के बाद सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। आप कहीं भी हो, जॉब में हो, रूम पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो, सैटरडे संडे आपको सेंटर पर आना है, मॉक लगा के जाना है। उसका जो फ़ोटोकॉपी का पैसा होगा वो मेरे तरफ से रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कौन टीचर ऐसा है पटना में जो आपको क्या कर रहा है कि जीरो बेनिफिट पे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा है। मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट से मतलब है, अच्छे विद्यार्थी के साथ काम करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप देर ना करें, जुड़े, ठीक है। ज़्यादा मैं बड़ा पेशेंस वाला आदमी हूँ, चीज़ों को धीरे धीरे करता हूँ, बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ, और जिनके पास पेशेंस है वहीं ये सब बन पाएंगे। कूद कर पढ़ने वाले को कुछ नहीं होने वाला भाई। आप थोड़ा थोड़ा चिछला पढ़ के क्या कर लीजिएगा। कहता है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना और डूबना किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब 10 इंपॉर्टेंट साइंस के सवाल होंगे, उसको ज़रा देख लेते हैं। कहता है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना और डूबना किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। घनत्व जो है उस पर निर्भर करता है कि घनत्व किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु डूबेगा यानी पानी में, ठीक है। तो हम पानी का ही ले लेते हैं। तो पानी पे लकड़ी तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और पानी में लोहे की कील डूब जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व पानी से ज़्यादा है। अगर पानी के घनत्व से जो लिक्विड हो, पानी हो चाहे लिक्विड हो, तो जो लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट हम डालें, जैसे इसको हम डालें हम किस में? द्रव में, तो अगर लिक्विड का डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये वस्तु डूब जाएगा। लेकिन लिक्विड के डेंसिटी से इसका डेंसिटी अगर कम होगा तो ऊपर में क्या करेगा? तैरेगा। अब वही सवाल करा है कि किसी वस्तु का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पे करता है। अगर लिक्विड का घनत्व, ठीक है, से वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या हो जाएगा? डूबेगा, ठीक है। लिक्विड के घनत्व से, ठीक है, क्या होगा? कम होगा, यानी लिक्विड का यहाँ पे क्या होगा? मेरा डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या करेगा? तैरेगा, ठीक है। लिक्विड का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? वस्तु तैरेगा। बस यही चीज़ का आप समझिएगा। इसका आंसर होगा द्रव्यमान नहीं होगा। पिंड के द्रव्यमान और घनत्व, द्रव्यमान तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। पिंड और द्रव के घनत्व का अंतर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का डूबना या तैरना किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। जिस लिक्विड में वह डुबाया गया डिपेंड करता है कि उस लिक्विड का घनत्व वस्तु के रिस्पेक्ट में कितना है। वस्तु का अगर घनत्व कम है तो वस्तु तैरेगा, वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वस्तु क्या करेगा? डूबेगा, ठीक है। कहता है यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा है, ठीक है, आयाम क्या है? बहुत छोटा है, तो इसका दोलन काल क्या होगा, ठीक है। तो दोलन काल क्या होता है? टी बराबर होता है 2 पाई √L/g होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है जी, ठीक है।
अगर यह मेरा लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो यहाँ पे दोलन का काल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि यह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पर तो भाई निर्भर करेगा, लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा। कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ जी भी दिया हुआ है। तो अगर ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जी का मान अगर घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कौन, लेंथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, मेरा जी है। तो जी के त्वरण पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कहता है कि लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भाई यहाँ पे मास कहाँ है, फार्मूला में ही मास नहीं है, तो ये कैसे होगा, यह मेरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, मास द्रव्यमान और आयाम पर निर्भर नहीं होता। एक चीज़ जानिएगा कि लोलक का जो दोलन काल है वह आपके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे ही डिपेंड करता है, आपके द्रव्यमान और आयाम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कहता है कि लोलक के आयाम पर निर्भर नहीं होता है, यह स्टेटमेंट भी सही है, नहीं होता है। तो हमें लगता है कि इसका ऑप्शन शायद मिसिंग है। इसमें 1, 2 और 4 जो है वो ऑप्शन सही है, और एक ऑप्शन गलत है, कौन वाला, 3 वाला। तो 1, 2, 4 सही है, 3 वाला क्या है, गलत है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना ध्वनि तरंगों को ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। ठीक है, आपको समझना होगा कि ध्वनि जो है वो कौन सा तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ध्वनि जो है अगर अनुदैर्घ्य तरंग है तो उसमें क्या हो सकती है। देखो, सबसे पहले बड़ी बात है कि अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, माध्यम की ज़रूरत होती है। और एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, दोनों को कंपेयर एक ही साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। एक होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है आपका क्या, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या है, माध्यम की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं है। किसमें, अनुप्रस्थ तरंग में। जैसे हम लोग कोई अगर बात बोलते हैं तो आप मेरी बातें अगर सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास माध्यम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस कमरे में, तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो है, जैसे प्रकाश है ना, एक बहुत बड़ा आपको निर्वात से होके आता है। जैसे अपना जो भी वायुमंडल का जो दायरा है ऊपर में, एक उसके बाद आने के बाद क्या हो जाता है, आपका अंतरिक्ष में जो भी है वो जो परिघटनाएँ होती है वहाँ पे निर्वात है आपका। तो वह गमन करके प्रकाश वो भी तो आता है, तो उसके लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। किसके लिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, समझा रहा हूँ, समझिएगा। इसका माध्यम है, इसका माध्यम क्या है मेरा, संपीड़न और विरलन। ठीक है, यानी क्या करेगा, इसको समझिए बात को। यह जो है इस तरह से गति करता है, और यह जो है अनुप्रस्थ आपका ऐसे गमन लंबवत गति करता है। ठीक है, और एक क्या करता है, कंपन करके करता है, आगे पीछे करके करता है। अब होगा क्या कि जैसे ही कोई ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने बोला और कोई बात बोला, तो वो क्या होगा, परिवर्तित होकर लौट गया। आपने पढ़ा होगा प्रतिध्वनि। तो यह प्रवर्तन की क्रिया हो सकती है, ठीक है, ध्वनि में। ठीक है, क्योंकि माध्यम से जाएगा, टकरा के वापस आ सकता है। ठीक है, अपवर्तन, तो जैसे आप देखे होंगे कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है, निर्वात में तो होता ही नहीं है। तो अगर ध्वनि ठोस से अगर द्रव में जा रहा है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वह हल्का क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश में भी घटनाएं होती है। तो जब विचलित हो गया तो ध्वनि का अपवर्तन भी होता है कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में गमन कर रहा है, उसके बीच में उसका क्या थोड़ा मूवमेंट हो गया, चाल कम गया, तो अपवर्तन की क्या होती है, क्रिया होती है। व्यतिकरण क्या है कि जैसे हम भी बोलें, आप भी बोलें, एक टोन में, है ना, कोई भी ऐसा बोलता है कि दो समपोषी जो ध्वनि होता है एक पॉइंट पे आके क्या करता है, मैच कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, व्यतिकरण है। ठीक बात समझे। एक होता है विवर्तन, कि जैसे हम कमरे में बोल रहे हैं और बाहर के लोग बैठे सुन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बोलें तो खिड़की दरवाज़ा खुला है तो वो क्या किया, अपना रास्ता लेके निकला टकराते हुए, है ना, तो ध्वनि का विवर्तन हो गया।
ठीक है। एक होता है अनुनाद, ठीक है, जैसे सैनिक जा रहा है तो सैनिकों को पुल पे चढ़ने से क्या करता है, वो लेफ्ट मार्च करने से मना किया जाता है, क्योंकि जब वो क्या होगा, दोनों तरंग क्या होगा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो पुलिया टूट भी सकता है। लेकिन यह जो यहाँ पे ध्रुवन है, व्यतिकरण भी हो सकता है लेकिन ध्रुवन नहीं हो सकता है, ठीक है। यह कुछ बातें इसके रिगार्डिंग में मैंने बता दिया कि ध्रुवन को होने के लिए सबसे पहले जो तरंग है वो क्या चाहिए, लंबवत चाहिए। और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, संपीड़न और विरण वाला है, तो ध्वनि में तो ये होगा ही नहीं मेरे भाई। कौन, ध्रुवन। ध्रुवन जब भी होगा तो कहाँ होगा, अनुप्रस्थ तरंग में होगा और प्रकाश में होगा, ठीक है। ध्वनि में बिल्कुल नहीं होगा। आज के बाद यह पेपर में सवाल गलत नहीं करना कि ध्रुवन की क्रिया हमेशा किस में होती है, अनुप्रस्थ तरंग में होती है ना। और ध्वनि क्या, अनुदैर्घ्य तरंग है, तो यहाँ पे प्रवर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है, विवर्तन हो सकता है, अनुनाद हो सकता है, लेकिन ध्रुवन नहीं हो सकता है। ध्रुवन इसलिए नहीं हो सकता है कि इसको लंबवत चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, संपीड़न और विरण वाला होता है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब होता क्या है कि इसके चारों तरफ जब ध्रुवन होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपने पढ़ा होगा कि विद्युत प्रकाश का एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो ध्रुवन की प्रक्रिया हमेशा प्रकाश में होती है, अनुप्रस्थ तरंग में होती है, और क्या होती है, लंबवत होती है। ध्वनि में यह घटना नहीं घटती है। मैंने 2-3 मिनट का समय लिया ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं और कभी फ्यूचर में इसका गलती ना करें, और यह क्यों होता है मैंने वो भी समझाया। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक यशत पुष्प है, बिलोस्फर होल कहा जाता है, वो होता है आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जेडेनो को क्या बोला जाता है, यशत पुष्प, या यहाँ ऊन भी लिखा रहता है, फिलोस्फर वुल के नाम से जाना जाता है। यह फेमस सवाल है, यह पूछता रहता है पेपर में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। कहता है कि जल गैस है, ठीक है। तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। कोल गैस है, तो कोल गैस में मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसके बाद मार्स है, तो मीथेन होगा, तो मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4। तो हमें मिलाना है, एक का क्या हो जाएगा, जल गैस का 2 नंबर पहले हो जाएगा, ये वाला CO+H2। प्रोड्यूसर गैस का CO+N2, 2 के बाद 4 होगा। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और इसका जो है कोल गैस का तो बताएं ही, ये वाला हो जाएगा, और मार्स गैस का ये वाला हो जाएगा। चलिए यह भी सवाल आपको पूछता रहता है कभी कभी। अगला सवाल कहता है कि विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है। देखिए कार्लस लिनियस जो हैं वो वर्गीकरण के पिता कहा जाते हैं। इससे पहले भी अरस्तु जो थे उन्होंने पौधे और जंतुओं में क्या किया, विभाजित किए थे। 1735, ठीक है, वो डेट 1735 है। स्वीडिश वैज्ञानिक जो हैं कार्लस लिनियस, उनकी एक बुक है सिस्टमा नेचुरे, है ना, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। 2 नाम दिया, ठीक है, एक प्लांट दिए और एक एनिमेलिया दिए, ठीक है। प्लांट और एनिमेलिया नाम दिए उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है, एनिमेलिया दिए, ठीक है। सबसे पहले कार्लस लिनियस, और इन्हीं को क्या किया, वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो इन्होंने 2 जगत दिया, है ना, द्विव जगत, कौन, एनिमेलिया और प्लांटी दिए। इसके पहले भी अरस्तु थोड़ा चर्चा किए थे, उनकी तो एक बुक भी है। फिर बाद में अर्नेस्ट हेकल आते हैं और 1866 के आसपास वो क्या करते हैं, 1866 में ही अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने उन्होंने 3 वर्गीकरण कर दिया। उन्होंने बोला कि प्लांट है, एनिमेलिया है और प्रोटिस्टा एक उन्होंने बढ़ा दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, उन्होंने प्रोटिस्टा को बढ़ा दिया। तो पूछेगा कि अगर 3 जगत वाला कौन दिए हैं, तो अर्नेस्ट हेकल कब दिया, 1866 में। कार्लस लिनियस कब दिए, 1735 में। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं R.H. विक्टर करके, ठीक है, क्या नाम है इनका, R.H. विक्टर है, ठीक है। R.H. विक्टर ने 1969 में जीवों को बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने बांटा और इन्होंने 5 भाग में बांट दिया, ठीक है। मोनेरा में बांटा, ठीक है, मोनेरा के बाद उन्होंने प्रोटिस्टा में बांटे, ठीक है। पहला मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा था, फिर आपका था क्या, कवक था, प्लांटी था, फिर एनिमेलिया था।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, सही है कि आर एस विक्टर है ना कब 1969 में जीवों को 5 जगत में बांटे। ठीक है, कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटिया और एनिमेलिया में। ठीक है, इसके पहले अर्नेस्ट हैकेल 1866 में 3 वर्गों में और कार्ल लिनियस 2 वर्गों में। कार्ल लिनियस से पहले थोड़ा हिंट कौन दे चुके थे, अरस्तू दे चुके थे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित जंतु में, पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो एक चीज़ तो यह है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जंतु कोशिका में होता है भाई, गोल्जी काय में होता ही चलेगा। गुणसूत्र भी होता है, लवक नहीं होता मेरे मित्र, लवक और कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लाइसोजाइम जो है ये होता है लेकिन ये नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो दोनों नहीं हो। तो ए होता है प्लास्टिड। ठीक है, लवक क्या होता है, प्लास्टिड होता है जिससे पौधे का रंग, फूल पत्तियों का रंग, ठीक है, जड़ों का रंग निर्धारण होता है। अब कोशिका भित्ति क्या है, पौधे में एक मृत सेल है ना, जो क्या रहता है, सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं। तो कोशिका भित्ति नहीं होता है किसमें, जंतुओं में। ठीक है, और लवक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्लास्टिड का क्या काम है मैंने बताया। अगले सवाल कहता है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग आलू लाते हैं तो देखते नहीं अंदर से हरियर हरियर निकलता है ना, उससे पहले भी उसमें रोग लग चुका है ब्लैक हार्ट नाम से। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई वस्तु, अच्छा आप पहाड़ी लड़कियों को देखे हैं, पहाड़ी लड़कियों को देखिएगा तो उनका गाल एकदम लाल लाल लगेगा, बोलेगा सर ये क्या बता रहे हैं। सीरियसली नहीं ज़्यादा लेना है इस मामले में जिससे। ठीक है, क्या होता है कि पहाड़ी पर रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ जो हम लोग समतल में रहते हैं उसमें। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के चलते उनका जो गाल है पूरा रेडिश की तरह लगता है। ठीक है, और जहाँ पे हीमोग्लोबिन कम होगा भाई वहाँ पे कलुआ लोग ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा सा आपको ब्लैक लगेगा। ठीक है, अब इस बात को मैंने मजाक में बोला है कलुआ। ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होना। तो ब्लैक हार्ट जो रोग है वो कारक है किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा उसका चेहरा दिखेगा चमकेगा, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा वो थोड़ा सा उनका चेहरा कम चमकेगा। ठीक है, तो बढ़िया फूड खाइए हीमोग्लोबिन वाला ताकि क्या हो, चेहरे पे चमक बरकरार रहे। तो ब्लैक हार्ट जो रोग है आलू में किसकी कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन जब जाएगा ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा प्रवाहित करेगा। ठीक है, इसी के चलते यह सवाल दिया मैंने। कहता है कि यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसका प्रसरण दाब कोशिका रस के प्रसरण दाब से अधिक हो तो क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आपको पूछ चुका है, कई बार आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा। प्रसरण, ठीक है, तो मान लिया जाए कि यह एक कोई विलयन है जिसमें उच्च सांद्रता है। ठीक है, उच्च सांद्रता, ठीक है, और उसमें हम कोशिका के प्रसरण दाब की जब तुलना करेंगे, देखिए जब उच्च सांद्रता वाला में हम लोग डालेंगे तो कोशिका में जो भी जल है ना, वो क्या हो जाएगा, बहिष्करण बाहर हो जाएगा। समझें, जब निम्न सांद्रता वाले में डालेंगे तो क्या होगा, जल अंदर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं बात को, अभी नहीं समझेंगे, जब एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाएंगे तब समझिएगा कि प्रसरण दाब क्या होता है। पहले ये समझिए, एक्समोसिस जिसको बोलते हैं, और ऐसा विलयन में डाला गया है, विलयन में जिसमें क्या हो, सांद्रता जो है वो उच्च है। आपको बस दो ही इस सवाल की याद रखना है कि अगर उच्च सांद्रता में डाला गया है, ठीक है, तो प्रसरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और प्रसरण दाब अधिक होने के कारण जल जो है कोशिका में वो बाहर आएगा। समझे बात को। अगर निम्न सांद्रता में डाला गया है, ठीक है, तो प्रसरण दाब उससे कम होगा, है ना, और कोशिका में जो जल है वो क्या होगा, अंदर की ओर प्रसरण होगा। इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, जल का कोशिका के बाहर, है ना, वही प्रसरण होगा। ठीक है, जब अति परिसारित होगा, प्रसरण दाब अधिक होगा, तो कोशिका के जल जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता से पकड़ लीजिएगा, अगर सांद्रता उच्च होगा प्रसरण क्या होगा, अधिक होगा, जल बाहर जाएगा। हाइपो में क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, प्रसरण दाब किसका ज़्यादा होगा, कोशिका का ज़्यादा होगा, और क्या होगा, वो अंदर की तरफ करेगा। कहता है कि डॉट 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 है में पानी के यहाँ संवहन होना चाहिए। संवहन के लिए विशेष उत्तक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिम्नोस्पर्म, कवक दिया गया है, थैलोफाइटा और बायोफाइटा दिया गया है। ठीक है, कहता है कि किसमें जो है संवहन के लिए एक विशेष उत्तक दिया गया है। तो कहता है कि देखो थैलोफाइटा जो होता है वो शैवाल होता है। ठीक है, इस शैवाल है। ठीक है, तो शैवाल कहाँ रहता है, पानी में रहता है।
उत्तक समझ रहे हैं, टिश्यू, पानी के संवहन के लिए है ना टिश्यू चाहिए। भाई ये पानी में ही रह रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, पानी में है, अपना पानी को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ब्रायोफाइटा इसको भरचर कहा जाता है क्योंकि यह जलीय भी है और क्या है, स्थलीय भी है। जलीय भी है और क्या है, स्थलीय भी है। तो भाई जब जलीय स्थलीय है तो इसमें भी क्या है, कोई खास टिश्यू नहीं पाया जाता है और कवक में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म अनावृत्ति में क्या वो पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है ना। जाइलम जल के लिए और फ्लोएम किसके लिए, फ्लोएम आपके खनिज लवण के लिए, फ्लोएम। ठीक है, तो यह जिम्नोस्पर्म से पहले भी टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, मतलब अविकसित रूप से जाइलम का विकास हो चुका था, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट ऑप्शन नहीं था, जिम्नोस्पर्म डायरेक्ट था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। बात समझा आपको। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, जाइलम है और क्या है, फ्लोएम है। तो यह आपका 10 मैथ के बाद 10 साइंस का सवाल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है हिस्ट्री से सवाल है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और आर बी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष थे इसका सही जवाब है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब थे अध्यक्ष, जरा इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। आर बी घोष इज द राइट आंसर इसका है कि सूरत के अधिवेशन में है ना, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कांग्रेस 2 भाग में बट गया, नरम दल में बट गया और किस में बट गया, गरम दल में बट गया। जो बाद में जब लखनऊ का जो होता है, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये लोग मिलते हैं और फिर से क्या करते हैं, जो भाईचारा है वो बन जाता है। तो नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है, 1907 में विभाजित हो जाता है। तो पूछते रहता है, तो आर बी घोष इसका सही जवाब है। आगे, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो कौन थे। देखो क्या है ना कि प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में यह जो आपका तुर्की का जो खलीफा है, पहले खलीफा पद होता था मुसलमानों के लिए। ठीक है, और इसी को वो क्या करते थे, सबसे उच्च मानते थे, जो भी हो। तो जब 1914 से 1918 जब युद्ध चला, तो यह जो लोग थे, भारतीय लोग जो भारतीय मुस्लिम थे, इनको खलीफा के प्रति रिस्पेक्ट था और इन्हें भारतीय मुस्लिम ने क्या किया, अंग्रेज़ों को काफ़ी सपोर्ट किए और इस बात की उन्हें तसल्ली ली थी कि जब आप युद्ध जीतिएगा तो हमारे खलीफा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कीजिएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रथम युद्ध में अंग्रेज़ जीते, तुर्की के जो खलीफा थे उनके प्रति उनका दुर्व्यवहार किया गया, व्यवहार सही नहीं रहा। तो 1919 में एक आंदोलन आता है, खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा हैं उनके रिस्पेक्ट में वो करते हैं और इनके जो प्रमुख नेता हैं अली ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। ठीक है, यही क्या थे, खिलाफत आंदोलन के लीडर थे। बाद में जब असहयोग आंदोलन आता है, ठीक है, उस समय वह जाके क्या होता है, यह चीज़ें ख़त्म हो जाती है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो 1919 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन आया, किस वजह से आया, ठीक है, और किस कारण से आप, मैंने वो ही बता दिया। अली ब्रदर क्या थे, इनके प्रमुख नेता थे। चलिए आगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कुछ सवाल आपके ज्योग्राफी से हैं। ठीक है, तो कोच्चि जो वाला बंदरगाह है और विशाखापट्टनम वाला जो बंदरगाह है, यह दोनों क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यह जो है आपका चेन्नई वाला बंदरगाह और तूतीकोरिन वाला, यह क्या है, मैन मेड है, इसको प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो 2 और 4 क्या है मेरा, आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कहाँ है। ठीक है, बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, विशाखापट्टनम वाला कहाँ होगा, कोच्चि वाला कहाँ होगा, चेन्नई वाला क्या होगा। कोच्चि और विशाखापट्टनम क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन क्या है मेरा, वो बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। कहता कि मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पे नहीं पाई जाती है। कहता है कि जब सेलाइन हो जाता है, मिट्टी जब सेलाइन हो जाता है, इसमें लवणता ज़्यादा आ जाती है, तो यह जो है नाइट्रोजन वो बेचारा वहाँ से घुल के गायब हो जाता है। ठीक है, सोडियम नो डाउट बचेगा, कैल्शियम बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, लेकिन जो पौधों के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी मिनरल्स है वो नाइट्रोजन वहीं गायब हो जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे लेटराइट मिट्टी जहाँ होगा वहाँ पे क्या होता है, नारियल खजूर वगैरह ये सब ज़्यादा उगता है, वहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि मृदा में अगर सेलाइन की स्थिति बढ़ जाए तो कौन सी जो है तत्व परत पे नहीं पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगी, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम रहेगा। पौधे के लिए क्या है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, वो पानी के साथ घुल के बह जाता है। कहता है कि कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पे बनाया गया। देखो नदी का नाम मैं बता देता हूँ, आपको बताना क्या है कि किस स्टेट में है। अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके तरफ से भी कुछ जवाब आना चाहिए मेरे भाई। हम ही क्यों हमेशा जवाब देते रहे, कुछ तो देखें कि सीरियसनेस कितना है। तो कृष्णराज सागर बांध जो है ना वो कावेरी नदी पे, किस पे है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, आगे जो है आप राज का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता है कि सूची को सम्मिलित कीजिए जहाँ पे आपको दिया गया है, या सूची 1 में आपको कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरा में राज दिया है। ठीक है, तो कहता है कि कर्णपुरा क्या है, ये तो हमारा झारखंड में है, तो कहाँ है भाई, इधर आ जा। सिंगरेनी मेरा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इधर आ जा मेरा लाला। नवेली जो है वो तमिलनाडु में है, और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कोयला का क्षेत्र है, हमेशा याद रखिएगा। तो कर्णपुरा मेरा क्या हो गया, 1 का हो गया 3, ठीक है, झारखंड। ठीक है, 2 का हो गया मेरा 4, 3 का हो गया मेरा 2, और 4 का मेरा क्या हो गया 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कर्मनाशा, बिहार से भी मैंने सवाल उठाया है, अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो वहाँ पे देखा गया है ना। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है भाई साहब, ये बक्सर के निकट चौसा। ठीक है, कर्मनाशा जो है ना कैमूर की पठारियों की उत्तरी जो सिरा है, सौरडॉग नाम है, वहाँ से निकलती है, और बक्सर से बहते हुए चौसा के निकट वो क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार से भी मैंने कुछ सवाल उठाया है। कहता है कि बिहार दिवस 2025 क्या विषय में क्या था। ठीक है, अगर बिहार में रह के बिहार का एग्ज़ाम दे के अब बिहार दिवस का थीम नहीं जानिएगा तो अच्छा लगेगा जी, बिहारी वाला फीलिंग ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो बिहार दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, और इस बार क्या था, इनका थीम था उन्नत बिहार और विकसित बिहार। कब बनेगा, जब हम लोग बनाएंगे तब। सब कुछ नेता नहीं करके देगा भाई, हम लोग ड्यूअल मेंटलिटी वाले लोग हैं, थोड़ा तो सुधर जाएं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। कहता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। देखो जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जनवरी 2023 में। तो अलग अलग स्टेट में लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपने नेतृत्व में क्या किया, स्वराज दल का गठन किए थे। बिहार में भी उस समय हुए थे, और उन्होंने गठन करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किस न्यायाधीश ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे ग्रहण किया। जी, आए दिनों क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिससे हमारे मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं चर्चा में आते रहते हैं, और जो चर्चा में आएगा वही सवाल में आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं VR गवई। ठीक है, VR गवई हो गए। किनके जगह लिए हैं, खन्ना साहब के जगह लिए हैं। कितना तारीख को लिए हैं, 14 मई 2025 को लिए हैं। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे ए रहा। कहता है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व की 7 चोटियों को विजय प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया। जी, है ना, आजकल कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं, इंस्टा पे ठुमके लगा रही है, तो कुछ है ना लोग जो छोटे छोटे हैं कुछ ऐसा करके काम कर जा रहे हैं जो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड आ जा रहा है। जी, काम्या कृतिक कैनन 7 चोटियां जो है 7 महाद्वीप के उसको एकदम विजय प्राप्त करके ध्वजा गाड़ चुके हैं। ठीक है, चलो फिर कहता कि आर्थिक नियोजन जो विषय है, इकोनॉमिक्स से मैंने सवाल लिया है कि आर्थिक नियोजन जो समय है वो क्या है, समवर्ती सूची का है मेरे भाई। कहता है कि 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में यह मेंशन है कि है ना कि आर्थिक नियोजन जो होगा वो किस चीज़ का विषय होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में मेंशन है। कहता है कि केंद्र सरकार की हृदय योजना है ना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ठीक है, हेरिटेज रिलेटेड है। तो यह विरासत शहरों का विकास एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे अपना पटना में ही ले ले, गुरु गोविंद सिंह जी का क्या है, गुरुद्वारा है। सरकार उस पर और भी अगर खर्चा करे तो लोग क्या हो करेंगे, वे जो विरासत है उसकी आर्थिक गतिविधि से बढ़ाएंगे, मेरा टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग जानेंगे, क्या होगा, राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी। कहता है कि मिड डे मील योजना है ना, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। देखो सबसे पहले 1960 के दशक में, ठीक है,
1960 के दशक में यह जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। बाद में 1995 में सरकार को लगा कि भाई कुपोषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि देखो 14 साल तक बच्चों को अगर प्रोटीन युक्त खाना मिल गया तो वो क्या करेगा, डेवलप कर गया, उसे किसी प्रकार का रोग से उतना ज़्यादा जूझ नहीं करना पड़ेगा जितना कुपोषित बच्चों को होना पड़ता है। तो 1995 में भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह क्या किया गया, प्रावधान लाया गया कि हर एक स्कूल में क्या होगा, मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पोषित आहार दिया जाएगा, ठीक है। कहता है बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव, देखो मेरे नाम से मिलता जुलता है राहुल, है ना, राहुल नाम तो सुना ही होगा। कहता है कि विश्व कराटे की चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जी कहाँ हो रहा है, रसिया में हो रहा है, रूस में हो रहा है, क्या हो रहा है, विश्व कराटे चैंपियन हो रहा है। और इनके कोच कौन बनाए गए, राहुल श्रीवास्तव जी बनाए गए। यह पूर्णिया जिला से हैं, पूछ देता है, ठीक है। बीपीएससी तक में पूछा है, श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा नहीं था कि वो किस स्टेट से हैं। अब 5 सवाल जो है रीजनिंग का हो गया, 10 हम लोग मैथ कर लिए, 10 साइंस कर लिए, 15 जीके जीएस कर लिए विद करंट अफेयर एंड स्टैटिक्स, 5 मैंने आपको रीजनिंग का दिया है। जैसे एच और जे का संबंध है एस और क्यू से, कैसे है जी, एच मेरा 8 है ना, और एस मेरा 19 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। जे मेरा कितना है, 10 है, क्यू मेरा कितना है, 17 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। उसी तरह मेरे लाला ओ मेरा अगर 15 है तो 15 में कितना जोड़ें तो 27 आएगा, 15 12 27, 12 क्या होता है मेरा, एल होता है, के एल, ठीक है, एल हो गया। पी मेरा 16 होता है, 16 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो एल मेरा क्या आता है, के जोड़ देंगे, के मैंने 11, किधर है, एल के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ा। 2 सवाल अब मैं रीजनिंग के लिए आपको छोड़ूंगा, टोटल रीजनिंग हम नहीं बनाएंगे भाई साहब, 5 में से 3 बनाऊंगा, 2 आप लोग के लिए छोड़ूंगा और अच्छे सवाल छोड़ूंगा। देखते हैं कितने लोग बना के मैसेज करते हैं कमेंट। कहता है कि वो 15 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ा फिर वो पूरब की ओर मुड़ा। भाई साहब अगर जब वो पूरब की ओर मुड़ा तो कितना मोड़ के बाद मुड़ा, ये इधर मेरा ईस्ट होता है, इधर मेरा वेस्ट होता है, इधर मेरा नॉर्थ होता है, इधर मेरा क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ बोल रहे हैं, गुड, ठीक है। कहता है कि पहले वो चला कितना, 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर, फिर पूरब में चढ़ना है, यानी तिसरकी चाल वो क्या चलेगा, पूरब। चल भैया 15 चला, फिर वो 20 चला बाएं, ठीक है, फिर अब तो पूरब जाएगा, पूरब में कितना चला, 25 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 20 चला, ठीक है। पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पे, भाई ये वाला डिस्टेंस वाला, ये वाला डिस्टेंस वाला तो बराबर हो गया, यहाँ से चला था, ये 15 था, 25 चला है तो 10 के अंतर आ रहा है तो 10 किलोमीटर होगा ना भाई। चलो फिर अगले सवाल स्क्रीन पे ये रहा। कहता है कि 16 का संबंध जो 22 से है वो 36 का संबंध कितना से होगा। बच्चा सबको लग रहा है हट 16 में 6 जोड़ा है, 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया, इधर 36 में 6 जोड़ेंगे, है ना, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ना ऐसा नहीं है, गौर से फरमाइए, यह जो है आपका 16 और 36 आपको स्क्वायर नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो 16 कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, आपको पता है। अब ऐसा क्या हुआ होगा, ठीक है, कि 22 आया तो 4 में हम जब 1 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करके 3 घटा देंगे तो 4 1 5, 25 में से अगर 3 घटाएंगे तो मेरा 22 आएगा। उसी प्रकार हम करते हैं कि 6 का 36 का है ना, वो कितना है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर करके 3 हम घटाएंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए। तो 6 1 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 7 -3 बराबर 46 आना चाहिए। अगर 46 से इसमें मिल रहा है तो सही है। चलो मेरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सी। 2 सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग का बेहतरीन सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए सवाल को अच्छे से देखिए। जे ए जी ई भी और भी एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। एफ जी के बाईं ओर है जो ए के विपरीत है, वी ए और के के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है क्या, सवाल के बीच में है, ई के बाईं ओर कौन है। यहाँ पे सवाल कुछ मिसिंग है, इसको छोड़ दीजिएगा, अगला सवाल जरूर बनाइएगा।
कहता है कि 7 बच्चे हैं ABCDEFG, एक पंक्ति में खड़े हैं, G D के दाएं हैं और B के बाएं हैं, A C के दाएं हैं, A और D के बीच एक बच्चा है, F G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो D और F के बीच 2 बच्चे हैं, तो बिल्कुल दाएं कौन है। अच्छा सवाल है यह, 40 सीट का सवाल तो आता जाता रहेगा। और जो भी विद्यार्थी मॉक परचेज किए हैं, एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज किए हैं, पेशेंस बना के रखें, सभी चीज़ों पे काम की जा रही है, आपको जल्द से जल्द मिलेगा। एक दिन मैंने जो डेमो के तौर पे टेस्ट डाला था, विद्यार्थी हमें फ़ोन और मैसेज कर रहे थे कि सर उसका सॉल्यूशन नहीं आया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि टेस्ट किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा वो चीज़ें बताने के लिए। वह बिल्कुल एक एवरेज सेट के तौर पर डाला गया था, अच्छे सेट में डालूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे इस बार टेस्ट भी होंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, फॉर मोर डिटेल हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 9304283279 पे। और उसी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जो भी पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।